स्टूडेंट्स आइए हम लोग यहाँ पर जिस तरह से चैनल पर विज्ञान की कुछ विशेष श्रेणी हम लोग यहाँ चला रहे थे और ये प्रश्न की श्रेणी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहें और इन प्रश्नों को याद करते रहें। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है न्यूटन की गति के नियम पहली बार कब प्रतिपादित किए गए। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दे रहा है, पहला विकल्प कह रहा है 1664, दूसरा विकल्प कह रहा है 1687, तीसरा विकल्प कह रहा है 1911 और चौथा विकल्प कह रहा है 1790। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार न्यूटन की गति के नियम 1687 में प्रतिपादित किए गए या प्रदर्शित किए गए। उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते नीचे गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें, अगर कोई भी चीज स्थिर है और अगर हम उसका बेस अचानक से हिला दें तो क्या हो जाता है, जड़त्व पैदा हो जाता है और उस जड़त्व के कारण ही जो पौधे हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न में जो विकल्प दे रहा है, पहला विकल्प दे रहा है वेग के कारण, दूसरा विकल्प दे रहा है आवेग के कारण, तीसरा विकल्प दे रहा है प्रतिस्थापन के कारण और चौथा विकल्प हमें यहाँ पर डी दिया जा रहा है जड़त्व के कारण। तो देखिए हमें मालूम है कि जो पत्तियां हैं वो जड़त्व के कारण यहाँ पर गिरेंगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तीसरे प्रश्न में कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए पहला विकल्प कह रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर कह रहा है अवक्षेप अभिक्रिया या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम होना चाहिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हम इसे जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा बी। चौथे प्रश्न में कह रहा है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है। देखिए प्रकाश संश्लेषी तत्व नहीं कह रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है। तो देखिए हमें यहाँ विकल्प दिया जा रहा है, पहला विकल्प दिया गया है पत्ती, दूसरा हरित लवण और तीसरा दे रहा है स्टोमेटा और चौथा दे रहा है जड़। तो पौधे के अगर तत्व की बात होती, प्रकाश संश्लेषी तत्व की बात, तो हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर हरित लवण। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए पांचवें प्रश्न में कह रहा है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। जब भी हम टॉकीज जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, तो जो चित्र हमें दिखाई देते हैं वह कैसे चित्र होते हैं। तो पहला विकल्प हमसे कह रहा है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या दोनों, या कह रहा है सभी कथन सत्य है। तो देखिए जब भी सिनेमा घर जाते हैं जो चित्र हमें दिखाई देते हैं वो कैसे चित्र होते हैं, वास्तविक चित्र होते हैं, रियल हमें दिखाई देते हैं। तो ये वास्तविक चित्र हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न कह रहा है फोटोग्राफिक ग्राफी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है। हमसे कह रहा है फोटोग्राफी जब की जाती है तो उसमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। विकल्प हमें दिए जा रहे हैं, पहला विकल्प है फार्मिक अम्ल, दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा है सिट्रिक अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम होना चाहिए फोटोग्राफी में हम जिस अम्ल का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं, ऑक्सैलिक, जो कि इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प बी।
अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दांत का जो मसूड़े होते हैं वो किस पदार्थ के बने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, मानव शरीर में सबसे सबसे कठोरतम पदार्थ को एनिमल बोला जाता है और यही पदार्थ हमारे मसूड़ों में भी होता है। तो यहाँ पर जो हमें विकल्प दे रहा है, पहला विकल्प दे रहा है कॉपर क्लोराइड, दूसरा विकल्प कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा विकल्प कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा विकल्प कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम होना चाहिए जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो एनिमल के बने होते हैं। जो एनिमल नामक पदार्थ शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है और ये जो है कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब जैसे कि पौधे अगर अपने शरीर के भीतर आवश्यकता से अधिक जल को अगर संग्रहित कर लेते हैं तो एक क्रिया होती है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वाष्पोत्सर्जन, जिसके माध्यम से पौधे अपने शरीर से अधिकतम या अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दे रहा है, पहला विकल्प अवशोषण से, जो कि गलत हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन से बिल्कुल जो पौधे हैं वो अपने भीतर से वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही अपने शरीर से अतिरिक्त मात्रा में जो जल है उसे बाहर कर देते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी विकल्प बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है सामान्य मानव नेत्र का दूरतम बिंदु क्या होगा। दूरतम या कह सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ दो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है दूरतम बिंदु या अधिकतम बिंदु, या कभी पूछता है न्यूनतम बिंदु। तो न्यूनतम बिंदु कम से कम होती है 25 सेंटीमीटर की, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दूरतम बिंदु। तो दूरतम बिंदु किसी भी मानव का जो बिंदु होता है वो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ कौन कितने दूर तक देख सकता। तो इसलिए इस प्रश्न में क्या दे रहा है 25 सेंटीमीटर नहीं, ये एक न्यूनतम दूरी है मानव नेत्र की। दूसरा कह रहा है अनंत पर, तो बिल्कुल अनंत तक एक मानव नेत्र की जो क्षमता है दूर देखने की वो अनंत होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ हो जाएगा विकल्प बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि जस्ता का अयस्क क्या है। मतलब जस्ता जो धातु है वो किस अयस्क से प्राप्त की जाती है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम होना चाहिए जो जस्ता है उसका जो अयस्क होता है उसे जिंक ब्लेड बोलते हैं। क्या कहते हैं? जिंक ब्लेड। तो मतलब यहाँ पर देखिए पहला विकल्प ही हमें दिया गया है, विकल्प ए जो दे रहा है वो दे रहा है जिंक ब्लेड, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट्स पुष्पों का अध्ययन क्या कह रहा है। तो देखिए हर किसी चीज का अध्ययन अलग अलग होता है। जैसे कोई कहे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो हम कह देंगे साइटोलॉजी। इसी तरह पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, हमें मालूम होना चाहिए, एंथ्रोलॉजी या एंथोलॉजी भी इसे बोला जाता है, एंथोलॉजी। तो यहाँ पर जो विकल्प दे रहा है, सबसे पहला विकल्प दे रहा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, जो कि नहीं होगा इसका उत्तर। फिनोलॉजी नहीं है उत्तर। और जो तीसरा विकल्प जो सी दे रहा है वो दे रहा है एंथोलॉजी, तो जो कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह विकल्प हो जाएगा सी। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो समय का अंतराल होता है वो कितना समय का अंतराल होता है। मतलब सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य जब डूबता है। तो वास्तविक में और हमारे देखने के अंतर में जो समय का जो अंतर होता है, या आभासी और वास्तविक सूर्यास्त का जो समय का अंतर होता है, हमें मालूम होना चाहिए वह अंतर होता है 2 मिनट का। चूंकि यहाँ पर एक विकल्प दे रहा है, पहला विकल्प दे रहा है 2 मिनट, दूसरा दे रहा है 1 मिनट, तीसरा है 4 मिनट और चौथा है 3 मिनट।
तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का जो अंतर होता है वो होता है 2 मिनट का। तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जो हमें विटामिन दिए जा रहे हैं, पहला विटामिन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन ई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, विटामिन सी, इनमें से विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विटामिन सी। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वायुमंडल में सबसे ज्यादा या अधिक मात्रा में कौन सी गैस का एक घटक है। तो हमें मालूम होना चाहिए, बचपन से हम लोग ये ज्ञान प्राप्त करते आ रहे हैं विज्ञान में, कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें मालूम है सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% होती है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला और आखिरी प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि प्याज का तीखा स्वाद किसकी वजह से होता है। प्याज में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी वजह से हमारा जो स्वाद है प्याज का वो तीखा हो जाता है। पहला विकल्प कह रहा है फास्फोरस की वजह से, दूसरा विकल्प कह रहा है लवण की वजह से, तीसरा विकल्प कह रहा है टैनिन की वजह से और चौथा विकल्प कह रहा है क्षार की वजह से। तो मैं आपको बता दूं, प्याज का जो स्वाद तीखापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, टैनिन की वजह से होता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।